सोचिए, आप एक भीड़ भरे स्टोर में चल रहे हैं। जो कि रोजगाई काम है। राइट। और कोई अचानक आकर आपसे टकरा जाता है। अब गलती स्पष्ट रूप से उनकी थी, मतलब शायद वे फोन पर बात करते हुए बिना देखे चल रहे थे, लेकिन आपके मुंह से तुरंत निकलता है सॉरी। अरे हाँ, ये तो मतलब ये बहुत लोगों के साथ होता है, बिना सोचे समझे। बिल्कुल, ये एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की तरह है। जैसे ही टकराव होता है, आप बिना सोचे समझे जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। जब हम बिना किसी गलती के बार बार सॉरी बोलते हैं तो समाज अक्सर इसे एक हानिरहित आदत मानता है, या फिर अत्यधिक विनम्रता कह लीजिए। हाँ, या फिर शर्मीला स्वभाव। लेकिन जब हम इस व्यवहार के पीछे के मनोविज्ञान का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो ये जो ओवर अपोलोजाइजिंग है, ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं रह जाता। सही कहा। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये व्यवहार मुख्य रूप से बचपन के अनुभवों से जुड़ा है, विशेष रूप से परिवार में स्केपगोट या बलि का बकरा बनाए जाने का परिणाम है। ये बचपन में सीखा गया एक बहुत ही गहरा सर्वाइवल टूल है, जो अवचेतन रूप से व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि वो एक बोझ है। देखो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है, लेकिन मैं इसके मूल कारण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से अतीत का कोई छायाचित्र है। तो फिर आपके हिसाब से ये क्या है? मेरा तर्क यह है कि अत्यधिक माफी मांगना वर्तमान में काम कर रही एक एक्टिव कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है। ये मुख्य रूप से एक फॉन रिस्पॉन्स है। फॉन रिस्पॉन्स मतलब आप इसे सिर्फ वर्तमान की प्रतिक्रिया मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जहां व्यक्ति हाई सेल्फ मॉनिटरिंग के जरिए अपने आसपास के इमोशनल कंटेजन, या जिसे हम भावनात्मक संक्रमण कह सकते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये अतीत के किसी भूत से लड़ने के बारे में नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति इस प्रयास की ओर क्यों धकेला जाता है। मतलब चलिए विकासशील मस्तिष्क के मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, बताइए। जब कोई बच्चा ऐसे पारिवारिक माहौल में बड़ा होता है जहां उसे लगातार एक स्कैपगोट के रूप में देखा जाता है, जहां उसे अपने भाई बहनों की तुलना में अधिक आलोचना मिलती है, हाँ, या जहां हर चीज के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल, उन चीजों के लिए भी जो उसने नहीं की, तो ऐसे में उसका नर्वस सिस्टम एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से वायर हो जाता है। वो बच्चा बहुत जल्दी ये कैलकुलेट कर लेता है कि अगर वो तुरंत अपनी गलती मान ले, भले ही वो गलत ना हो, तो चिल्लाना बंद हो जाएगा। वो संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। माफी मांगना उस बच्चे के लिए संघर्ष को खत्म करने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। न्यूरोलॉजिकली अगर देखें तो मस्तिष्क में एक पाथवे बन जाता है जहां सॉरी का मतलब है सुरक्षा। सेफ्टी मैकेनिज्म। राइट। और जब वो बच्चा वयस्क हो जाता है, तब भी ये पुरानी मान्यता सिस्टम में इतनी गहराई तक बैठी होती है कि उसे लगता है मुझ में ही कुछ खराबी है। इसलिए स्टोर में उस अजनबी से टकराने पर आपका दिमाग वर्तमान का विश्लेषण नहीं कर रहा, वो बस पुराने टूल को ट्रिगर कर रहा है। हाँ, वो बस उसी पुराने सर्वाइवल टूल को ट्रिगर कर रहा है। देखो, आपकी बात सुनने में तार्किक लगती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बचपन का कोई असर नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्याख्या इंसान के वर्तमान दिमाग की क्षमता को बहुत कम आंकती है। कम आंकती है? कैसे? जब हम हर चीज को बचपन के आघात से जोड़ देते हैं, तो हम उस अविश्वसनीय प्रोसेसिंग पावर को अनदेखा कर देते हैं जो व्यक्ति हर सेकंड इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इस इमोशनल कंटेजियन के मैकेनिज्म को थोड़ी गहराई से समझते हैं। ठीक है। हम इंसान एक सामाजिक प्रजाति है ना, और हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को पढ़ने के लिए इवोल्यूशनरी तौर पर प्रोग्राम किए गए हैं। जो लोग ओवर अपोलोजाइज करते हैं, उनका दिमाग वर्तमान क्षण में एक ओवरड्राइव में काम कर रहा होता है। मतलब वो हर चीज को लेके हाइपर अवेयर होते हैं। हाँ, वो एक स्पंज की तरह होते हैं। जब वे स्टोर में किसी से टकराते हैं, तो वे उस दूसरे व्यक्ति की संभावित झुंझलाहट को, उसके स्ट्रेस को तुरंत सोख लेते हैं। वो तनाव को महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल। उनका हाई सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम तुरंत एक अलर्ट भेजता है कि अरे कमरे में तनाव है और मुझे इस तनाव को खत्म करना है। तो वो सॉरी कोई पुरानी स्क्रिप्ट नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड कदम है। अच्छा। हाँ, व्यक्ति अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है कि वह दूसरों को कैसा लग रहा है। ये एक फॉनिंग रिस्पॉन्स है,
जो किसी पुराने डर से नहीं, बल्कि इस क्षण की घबराहट को तुरंत शांत करने की एक अथक आवश्यकता से पैदा होता है। आप कह रहे हैं कि व्यक्ति एक स्पंज की तरह भावनाओं को सोख रहा है। बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो स्पंज केवल नकारात्मक भावनाओं और जिम्मेदारी को ही क्यों सोखता है? यह एक दिलचस्प सा है ना? एक स्वस्थ नर्वस सिस्टम दूसरों के तनाव को देख सकता है बिना उसे अपनी गलती माने। यहीं पर हमें सीमाओं यानी बाउंड्रीज के कमजोर होने की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को समझना होगा। ये जो स्पंज वाला व्यवहार है, ये अस्वीकृति के गहरे डर से उपजा है, डीप सीटेड फियर ऑफ रिजेक्शन। जब आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं या बिना माफी मांगे अपनी जगह लेते हैं, तो आप असल में एक सामाजिक जोखिम उठाते हैं। एक तरह का रिस्क। हाँ, और उस व्यक्ति के लिए जिसने बचपन में अपनी जगह लेने की भारी कीमत चुकाई है, ये छोटा सा जोखिम भी मस्तिष्क के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो शारीरिक दर्द को प्रोसेस करते हैं। मतलब वो पेन सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा या टू नाइस दिखने के पीछे छिप जाता है। वो अपनी जगह लेने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी असुविधाजनक हुआ तो वो संबंध खो देगा। यह अवचेतन मन की एक गहरी धारणा है कि आपका अस्तित्व डिफॉल्ट रूप से दूसरों के लिए एक असुविधा है, जब तक कि आप माफी मांगकर उसे सही साबित न कर दें। देखिए, मुझे लगता है कि बाउंड्रीज का कमजोर होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन इसे सिर्फ अस्वीकृति के डर से जोड़ना तस्वीर का केवल आधा हिस्सा है। तो बाकी का आधा हिस्सा क्या है? इसे समझने के लिए एक रडार सिस्टम के बारे में सोचिए। हमारा नर्वस सिस्टम खतरे को भांपने वाले एक रडार की तरह काम करता है। अब जो व्यक्ति बार बार सॉरी बोल रहा है, उसका रडार इतना सेंसिटिव है कि वो हवा के एक हल्के झोंके को भी भयंकर तूफान समझ लेता है। हाँ, वो हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता है। राइट। जब आप किसी के लहजे में थोड़ा सा भी बदलाव देखते हैं या मान लीजिए किसी टेक्स्ट मैसेज का जवाब आने में 15 मिनट की देरी हो गई, तो ये रडार तुरंत चेतावनी देने लगता है। और यहीं पर कॉग्निटिव ओवर एक्सप्लेनिंग की भूमिका आती है। कॉग्निटिव ओवर एक्सप्लेनिंग मतलब जब इंसान बेवजह सफाई देने लगता है। बिल्कुल, माफी मांगना उस अनिश्चितता को खत्म करने का एक टूल है। जब सामाजिक स्थिति अस्पष्ट होती है ना, जैसे क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ये अस्पष्टता इंसान के लिए बहुत डरावनी होती है। हाँ, अनिश्चितता किसी को पसंद नहीं। तो सॉरी बोलकर व्यक्ति असल में उस स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से कह रहा है कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मुझे एक प्रतिक्रिया मिल जाएगी और ये अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये फौन प्रतिक्रिया दुनिया को ये संकेत देती है कि उसे अपनी जरूरतों का अधिकार नहीं है। ये निश्चित रूप से एक त्रुटिपूर्ण रणनीति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से वर्तमान की अनिश्चितता को मैनेज करने के बारे में है, ना कि अतीत के बारे में। देखिए, मैं रडार के काम करने के तरीके पर पूरी तरह सहमत हूँ। ये एनालॉजी एकदम सटीक है, लेकिन आप एक बहुत बड़े सवाल को टाल रहे हैं। कौन सा सवाल? वो रडार इतना दोषपूर्ण क्यों हुआ? मतलब ये कैलिब्रेशन सेट किसने किया कि हवा का हर झोंका एक तूफान है? एक इंसान का नर्वस सिस्टम स्वाभाविक रूप से हर अस्पष्टता को खतरे के रूप में नहीं देखता। ये तब होता है जब पिछले अनुभवों ने उस सिस्टम को ये सिखाया हो कि अस्पष्टता का मतलब सजा है। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। जब आप कहते हैं कि माफी मांगना नियंत्रण पाने का एक तरीका है, तो मैं पूछती हूँ कि नियंत्रण खोने का ये इतना तीव्र डर आता कहाँ से है? राइट। यह वहीं से आता है जहां व्यक्ति को बार बार ये महसूस कराया गया हो कि वो स्थिति को तभी संभाल सकता है जब वो खुद को पूरी तरह से मिटा दे या फिर दूसरों के अनुकूल ढाल ले। हाँ, वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल। इसलिए जब आप एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं और उसमें 3 बार सॉरी फॉर द डिले लिखते हैं, जबकि आप केवल आधे घंटे लेट हैं, तो आप सिर्फ वर्तमान अनिश्चितता को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं वो स्केपगोट बच्चा अभी भी सोचता है कि उसकी थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि प्रारंभिक अनुभव हमारे रडार की बेसलाइन सेट कर सकते हैं, ये सच है। लेकिन मेरा प्रतिवाद ये है कि जब हम हर व्यवहार को आंतरिक बच्चे या बचपन के आघात के चश्मे से ही देखते रहते हैं, तो हम उस जटिल दैनिक कैलकुलस को अनदेखा कर देते हैं जो हमारा वयस्क दिमाग लगातार कर रहा है। दैनिक कैलकुलस से आपका क्या मतलब है? मतलब
ये व्यक्ति ये मूल्यांकन कर रहा है कि वो एक बहुत ही जटिल आधुनिक सामाजिक ताने बाने में कैसे नेविगेट करे। आज की दुनिया देखिए, जहां सूक्ष्म सामाजिक संकेत, वर्क प्लेस डायनेमिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन हावी हैं। ऐसे में हाई सेल्फ मॉनिटरिंग एक अडेप्टेशन बन गया है। एक अडेप्टेशन? हाँ, क्या मेरा ईमेल बहुत रूखा था? क्या मैंने मीटिंग में बहुत अधिक समय लिया? क्या मेरे लहजे से किसी को बुरा लगा? ये केवल ये महसूस करने के बारे में नहीं है कि मैं एक बोझ हूं। तो फिर ये क्या है? ये हर सामाजिक बातचीत के परिणामों को बारीकी से प्रबंधित करने का एक अथक प्रयास है। ये दिमाग दूसरों की अपेक्षाओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये एक अत्यधिक परिष्कृत, यद्यपि थकाऊ, वर्तमान संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। लेकिन सोचिए ना, ये थकाऊ इसलिए है क्योंकि ये एक ढाल है जिसे व्यक्ति हर समय उठाए रहता है, हर वक्त चौकन्ना रहना। और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इस व्यवहार को कैसे बदला जाए, इसे कैसे अनलर्न किया जाए, तो हमें इसी ढाल की प्रकृति को समझना होगा। अनलर्न करने की बात तो जरूरी है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान हमें बताता है कि वास्तविक परिवर्तन गहरी जागरूकता से शुरू होता है। जब तक कोई व्यक्ति इस बात के प्रति जागरूक नहीं होता कि वो इस ढाल का उपयोग क्यों कर रहा है, कि ये ओवर अपोलोजाइजिंग एक बचाव की मुद्रा है जो उस समय से चली आ रही है जब वो सुरक्षित महसूस नहीं करता था, तब तक वो अपनी शांति की रक्षा नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूं। अगर हम केवल आपकी बताई गई वर्तमान आदतों और सेल्फ मॉनिटरिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम केवल लक्षणों का इलाज कर रहे होंगे। व्यक्ति अपनी सॉरी की आदत को शायद कुछ समय के लिए दबा ले, लेकिन वो अंदरूनी घबराहट बनी रहेगी। उसे उस पुराने सर्वाइवल टूल को पहचानना ही होगा। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि रूट कॉज पर जाना ही पड़ेगा? हाँ, उसे खुद के नर्वस सिस्टम को यह विश्वास दिलाना होगा कि मुझे अब इस ढाल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब वह असहाय बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना बचाव कर सकता हूँ। देखो, यहीं पर हमारी राय स्पष्ट रूप से बढ़ती है। मेरी नज़र में जागरूकता का मुख्य केंद्र बिंदु अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण के ट्रिगर्स में होना चाहिए। वर्तमान ट्रिगर्स में कैसे? आपको ये पहचानने की जरूरत है कि आप कब उस इमोशनल कंटेजियन का शिकार हो रहे हैं। अनलर्न की प्रक्रिया उस पल में रुकने के बारे में है जब आपका दिमाग कमरे के तनाव को सोख रहा होता है। आपको खुद से ये कहना सीखना होगा कि ये व्यक्ति अभी तनाव में है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है कि मैं माफी मांगकर इनके तनाव को कम करूं। शांति तब मिलती है जब हम लगातार दूसरों की भावनाओं को मैनेज करने के बजाय अपनी शांति की रक्षा करना चुनते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, लेकिन अगर हम अतीत के आघात को सुलझाने में ही अपना सारा समय लगा देंगे तो हम उस तत्काल दैनिक आदत को नहीं तोड़ पाएंगे जो हर दिन हमारी सीमाओं को कमजोर कर रही है। बदलाव तब आता है जब आप अपने रडार को सचेत रूप से ये सिखाते हैं कि हवा का ये झोंका मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर उस हवा के झोंके का सामना करना बहुत भयानक महसूस होता है ना? हाँ, भयानक तो होता है। जब आप किसी स्थिति में सॉरी को एक ढाल के रूप में उपयोग करना छोड़ देते हैं तो जो बचता है वो है गहरी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी। ये वो क्षण होता है जब आप चुप रहते हैं, अपनी जगह लेते हैं और उस चुप्पी की असहजता को सहते हैं। ये दिमाग के लिए एक बड़े खतरे की तरह लगता है। बिल्कुल, वो साइलेंस बहुत भारी लगता है। राइट। जब आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो आपको उस गहरी अस्वीकृति के डर का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। इसलिए मैं जोर देकर कहती हूं कि अतीत की भूमिका को समझना केवल कोई अकादमिक अभ्यास नहीं है। हाँ। जब आप जानते हैं कि आपकी ये घबराहट वर्तमान स्थिति के कारण नहीं, बल्कि पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण है, तो उस असहज चुप्पी को सहना थोड़ा आसान हो जाता है। आप उस क्षणिक घबराहट को एक पुराने भूत की तरह देख पाते हैं, न कि वर्तमान की किसी वास्तविक सच्चाई की तरह। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उस चुप्पी को सहना बेहद असहज होता है, और सच कहूँ तो वो क्षणिक घबराहट ही वो जगह है जहाँ असली काम होता है। बिल्कुल। जब हम ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर अपोलोजाइजिंग की बात करते हैं तो व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने ही कथनों को कमजोर कर रहा होता है। संवाद के स्तर पर अगर देखें तो एक स्पष्ट और सरल कथन आपकी सीमाओं को मजबूत करता है। सही कहा। लेकिन जब आप हर कथन के अंत में एक स्पष्टीकरण या एक सॉरी जोड़ देते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, अगर आपको बुरा ना लगे, मेरी गलती है,
तो आप सामने वाले को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो आपकी वैधता का न्याय करे। आप उनसे वैलिडेशन मांग रहे हैं। एग्जैक्टली आप लगातार बाहरी दुनिया से एक प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इसे तोड़ने के लिए आपको इस वर्तमान क्षण में अपनी जगह लेने के अधिकार का दावा करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका अस्तित्व, आपकी राय, आपकी जरूरतें डिफॉल्ट रूप से वैध हैं। आपको बाहरी दुनिया को यह समझाना बंद करना होगा कि आप जगह क्यों घेर रहे हैं। उस बिंदु पर हम पूरी तरह एक साथ हैं। ये धारणा कि मेरा अस्तित्व डिफॉल्ट रूप से गलत है जब तक कि मैं इसे सही साबित ना कर दूं, ये सच में एक बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक बोझ है। बहुत भारी। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बचपन का वो स्केपगोट मैकेनिज्म सीधे इस वर्तमान वास्तविकता में अनुवादित होता है, जहां व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए माफी मांगता फिरता है। ये पूरी चर्चा इस बात को उजागर करती है कि कैसे हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, अंततः हमें कैद कर लेता है। एक सर्वाइवल टूल जो कभी काम आता था, अब केवल हमारी सीमाओं को नष्ट कर रहा है। बिल्कुल। और वो बोझ अक्सर दूसरों की अनकही अपेक्षाओं और इमोशनल कंटेजियन के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम बेवजह अपने ऊपर लाद लेते हैं। हाँ, जिन लोगों में ये फौन प्रतिक्रिया हावी होती है, वे बस बहुत ही हाइपर रिएक्टिव होते हैं। वे सिर्फ दूसरों की भावनाओं को पढ़ते नहीं हैं, वे उन्हें अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। राइट। तो इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्केपगोटिंग की एक लंबी छाया के रूप में देखते हैं या एक अति सक्रिय वर्तमान रेडार सिस्टम के रूप में। जो बात निर्विवाद है वह यह है कि यह व्यक्ति को अपनी शक्ति से वंचित करता है। यह जटिल सामाजिक गतिविधियों को नेविगेट करने का एक तरीका है जो अंततः काम नहीं करता। सही कहा। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं अपने इस दृष्टिकोण पर कायम हूं कि अत्यधिक माफी मांगना, इसकी पूरी गहराई और तीव्रता में बचपन के उस आघात का ही विस्तार है। ये उस दिमाग की प्रतिक्रिया है जिसने बहुत पहले सीख लिया था कि स्वीकृति पाने का एकमात्र तरीका खुद को छोटा करना है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि ये एक सीखा हुआ पैटर्न है। ये आपकी पर्सनालिटी का कोई स्थायी हिस्सा या जन्मजात खामी नहीं है। ये एक ढाल है जिसे उठाया गया था और जिसे नीचे रखा जा सकता है। बिल्कुल। और मैं इस निष्कर्ष पर कायम हूं कि हमें इसे मुख्य रूप से वर्तमान सामाजिक दबाव और हाई सेल्फ मॉनिटरिंग से निपटने की एक सक्रिय फौन प्रतिक्रिया के रूप में देखना चाहिए। लेकिन हमारी सहमति का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। एक बार जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को कमजोर कर रहे हैं और कैसे आप लगातार दूसरों की भावनाओं को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक नया रास्ता चुन सकते हैं। आप उस असुविधाजनक क्षण में रुक सकते हैं और माफी मांगने के बजाय अपनी शांति चुन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी भीड़ भरे स्टोर में हो और कोई आकर आपसे टकरा जाए, हाँ, जो कि होगा ही, हाँ, और आपके नर्वस सिस्टम का वो रडार अलर्ट भेजे, आपका मुंह वो ऑटोमेटिक सॉरी बोलने के लिए खुले, तो 1 सेकंड के लिए रुकें, उस रिफ्लेक्स को नोटिस करें, खुद को थोड़ा समय दें। बिल्कुल। खुद से पूछें कि क्या आप एक पुरानी ढाल उठा रहे हैं जो अब जरूरी नहीं है, या क्या आप कमरे के तनाव को बेवजह अपने कंधों पर ले रहे हैं। बहुत सही बात है। उस एक पल की झिझक में, उस एक पल की चुप्पी में आप अपने दिमाग की वायरिंग को फिर से लिख रहे हैं। इन मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को समझना ही सच्ची मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। सोचने के लिए आज बहुत कुछ है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।